दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। प्रीवियस ईयर की सीरीज़ जो चल रही है टीजीटी हिंदी की, उसमें ये 5वीं क्लास है और इससे पहले 4 क्लासें हम डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम। और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और एक अच्छा स्कोर टीजीटी में कर सकते हैं आप। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये कथन किसका है? तो ये कथन अमीर खुसरो का है और यूपी पीएससी यानी एलटी ग्रेड 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें इसको पूछा गया है। एक ही बार एलटी का एग्ज़ाम हुआ है रिटन में, जिसमें कि 120% सब्जेक्ट से आते हैं, 30% जीके के होते हैं, 150% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो के बारे में पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं डिटेल में, फिर भी थोड़ा सा और बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती का निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी भाई बहन से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। अमीर खुसरो ने कहा है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। हिंदी का मतलब है अर्थात हिंदी में पूछो। मैं तुम्हारे हिंदी में अनुपम बातें बता सकूंगा और मनसदी किरानू अस्यदैन में भी हिंदी के संबंध में इसी प्रकार की उद्धत भावनाओं से परिपूर्ण इनके उद्गार उपलब्ध हैं। किसके? अमीर खुसरो के। पटियाली के निकट कासगंज में, यानी कासगंज जनपद के पटियाली के पास में इनका जन्म हुआ था। इनको तूतिए हिंद कहा जाता है। खुसरो की रचना खलिक बारी वस्तुता है। ये बीपीएससी 2023 बिल्कुल अभी कुछ समय पहले ही पूछा गया है। कौन सी रचना पूछी है? अमीर खुसरो की रचना खलिक बारी पूछी है। तो उसमें क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, तो पहेलियों का संकलन और कहमुकुरियों का संकलन, मनोरंजन की रचना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। कैसे सही नहीं है थोड़ा सा जान लेते हैं। अमीर खुसरो की रचना खलिक बारी वस्तुतः कोश ग्रंथ है। ये रचना खलिक बारी किसकी है? अमीर खुसरो की है। साथ ही साथ ये क्या है? ये कोश ग्रंथ है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी के शब्द हैं। इसमें क्या है? कोश ग्रंथ है जिसमें हमें अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी के शब्द मिलते हैं। और इसमें 237 शब्द अरबी के हैं और 475 शब्द हिंदी के हैं और 482 शब्द फारसी के हैं एवं 2 शब्द तुर्की के हैं। ये शब्द पर्यायवाची के कोश के रूप में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? खड़ी बोली की बात हो रही है, तो खड़ी बोली का जब भी नाम आता है तो अमीर खुसरो को लगाना है। कौन? अमीर खुसरो। पीजीटी 2002 और टीजीटी 2001 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अमीर खुसरो के बारे में बता ही चुका हूँ। बार बार चीज़ें बताने से रिपीट हो जाती हैं, रिपीट तो होती हैं और हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं सेव हो जाती हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो का नाम आता है। और इस भाषा का इस नाम यानी हिंदी में उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि हैं और मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया है। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो आपका आंसर बदलेगा नहीं, अमीर खुसरो ही रहेगा। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना क्या है? खलिक बारी या खलिक बारी। पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 शौकने, सुखने तथा गज़ल आदि। फिलहाल खलिक बारी को बिल्कुल याद रखना है। खलिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है? देखो, हमने अभी बताया था, अभी हमने जो व्याख्या पढ़ी थी उसमें ये बताया गया था। तो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। ये 2014 में पूछा गया है डाइट प्रवक्ता परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? किसकी बात हो रही है? आदिकाल की बात हो रही है। तो अमीर खुसरो का नाम याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
उपर्युक्त गद्यकालीन कवियों के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, सारी वीडियो में बता रहा हूँ कि जन्म इनका 1253 में। वर्तमान की बात की जाए, प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो कासगंज, और कासगंज कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अगर गांव पूछा जाए तो पटियाली याद रखना है, डेट पूछी जाए तो 1253 याद रखना है, जिला पूछा जाए तो कासगंज याद रखना है, और राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश को याद रखना है। सारे डाउट्स को क्लियर करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा दी है उन्होंने, ठीक है, समाज को ये मैसेज दिया है। तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। केबीएस केंद्रीय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन हैं? वही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। देखिए, उत्तराखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया है। आंसर आपका बदलेगा नहीं, अमीर खुसरो ही रहेगा। आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना किसने की है? तो अमीर खुसरो जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना और बनाए बतियाँ, और इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। बतियाँ मतलब क्या होता है? बातें। बनाए मतलब बनाई जाती हैं। नैना मतलब आंखें। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में बता दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और भी देख लीजिए, जैसे इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद इन्हें कवियों में राजकुमार कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कवियों में राजकुमार किसको कहा जाता है? तो कवियों में राजकुमार किसको? अमीर खुसरो को कहा जाता है। लेकिन कहने वालों का नाम क्या है? किस इतिहासकार ने उन्हें ये संज्ञा दी है? तो ईश्वरी प्रसाद ने दी है, ये याद रखना है। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासन देखा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासन देखा? तो आपका आंसर बदल नहीं जाएगा, अमीर खुसरो को ही याद रखना है। तोता या हिंद इनको कहा जाता है, किस नाम से? तूतिया ए हिंद या तोता ए हिंद, दोनों नामों से इनको पुकारा जाता है। तूतिया ए हिंद और तोता ए हिंद। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अलाउद्दीन खिलजी के, यानी खिलजी वंश के संस्थापक कौन? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। इन्हें खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाला कवि माना जाता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं देख लेते हैं। आदिकाल में पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने सखने लिखने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। मोरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल इनकी, ठीक है। मेरा जीवन नया, मोरा मतलब मेरा, जोबना मतलब जोबन यानी शरीर, नवेलरा यानी नया, भयो और मेरा जीवन कैसा भया? नयो भया। ये सब पंक्तियाँ किसकी हैं? अमीर खुसरो की है। कथन इन्होंने बोला ही है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, यानी हिंद भी में पूछो। किसमें? हिंद भी में पूछो। ये हम प्रीवियस में देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? इनका काल भी पूछा जाता है, तो रीतिकाल की कोई बात नहीं है, भक्ति काल नहीं हो सकता, आदिकाल, ठीक है। आदिकाल को याद रखना है, आदिकाल। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? तो आदिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, ये उक्ति किसकी है? कबीर क्या थे? धर्मोपदेशक थे, यानी धर्म के उपदेशक थे, उपदेश देने वाले थे, ठीक है। तो ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और कमेंट में अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं, मैसेज लिख भेजिए, हमें बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। ये प्रीवियस ईयर की सीरीज़ ठीक लग रही है या ख़राब लग रही है, जो भी है आप बता सकते हैं, स्वतंत्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि खुसरो लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आगे बन सकता है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, यानी पब्लिक का मनोरंजन कराना था खुसरो का काम, पर कबीर का काम था धर्मोपदेशक, यानी धर्म पे उपदेश देने का काम था। और ये दोनों, ये पूरी डेफिनेशन, ये वाक्य किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और किसमें? हिंदी साहित्य में कहा है।
शुक्ल जी ने और भी कुछ कहा है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक होता है। कई बार कबीरदास की भाषा बोली जाती, कबीरदास की भाषा ही पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। 1398 में जन्म और 1518 में मृत्यु। कहाँ हुई थी? काशी। और मृत्यु मगहर में हुई है। साकी शबद रमैनी। नेक्स्ट, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, ये पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो कौन सी शिलांकृत कृति है? पादुहु दोहा, राउर बेल। नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड वाला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। राउर बेल यहाँ से क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये राउर बेल किसकी कृति है, थोड़ा और जानते हैं। शिलांकृत कृति राउर बेल है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। गद्य पद्य मतलब क्या कि गद्य और पद्य दोनों में लिखी हुई है, इसीलिए इसको मिश्रित चंपू काव्य कहते हैं। किसको? राउल बेल को। ठीक है, हिंदी कृति। और इसकी रचना नायिका राउल, नायिका कौन है? राउल के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के संदर्भ का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया। और इस कृति के रचयिता कौन है? रोडा नामक। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राउल ये लिखा है, तो ये राउल बेल लिखा है, रचना वो किसकी है? तो ये किसकी है? ये आपको रखना है याद, रोडा नामक की है। और नायिका कौन है? राउल। और राउर बेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है और इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, तो आपको याद रखना है राउर बेल यानी रोडा नामक ने लिखी है, जिसमें राजस्थानी प्रधान है, यानी राजस्थान को विस्तृत रूप में दिखाया गया है। राउर बेल किस तरह की रचना है? देखो पूछ लिया गया क्वेश्चन, राउर बेल किस तरह की रचना है, और 2018 में ही पूछा है। तो अभी हमने पढ़ा कि गद्य पद्य मिश्रित ये चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य है। और ये क्या है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा है राउर बेल। और लिखा किसने है इसको? अभी हमने बताया रोडा नामक ने लिखा है, इसको याद रखना है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख का वर्णन किससे संबंधित है? तो किससे? राउर बेली से है, बताया था नीचे वाली लाइन में, राउर बेली। कुबलय माला का लेखक कौन है? तो उद्योतन सूरी है, ये याद रखना है, उद्योतन सूरी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? व्याकरण ग्रंथ के रूप में कौन प्रतिष्ठित है, किसकी इतनी प्रसिद्धि है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये आपको याद रखना है। थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, आगे बनेंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में क्या कहा जा रहा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हिंदी व्याकरण की ओर इस समय ध्यान दिए जाने लगा था, और ये भी एक पुस्तक से सिद्ध होता है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये कथन ग्रंथ है। अब वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो किससे है? व्याकरण से है, यानी ग्रामर से है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कहाँ से है? व्याकरण से है। नेक्स्ट देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? ठीक है, रोडा नहीं है, रोडा हमने बताया था, उसका हो गया। तो कौन हुआ? दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा को याद रखना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा है? तो दामोदर शर्मा ने लिखा है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो कौन सी है? अभी हमने बताया था उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की भाषा कौन सी हो जाएगी? डिंगल पिंगल, ये आदिकाल की भाषा है, डिंगल पिंगल, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आदिकाल की भाषा मुख्यतः अपभ्रंश रही है और इसी अपभ्रंश की विभिन्न शैलियों से हिंदी की विभिन्न बोलियों तथा भाषाओं का विकास होता है। ठीक है। और उपर्युक्त विकल्पों में से डिंगल पिंगल जो है आदिकालीन भाषा रही है, जो क्रमशः राजस्थानी ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। और हिंदी चारण के कवियों की भाषा रासो साहित्य की भाषा मुख्यतः डिंगल रही है। और डॉक्टर नागेंद्र अपने संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास कौन, डॉक्टर नागेंद्र, में इसे शैली मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य किसका? रासो साहित्य का नाम है। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन और राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हमने पहले बताया एकांकी का जनक माना जाता है इनको। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया है और इस काल में राजश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि नाथपंथी योगी अलग जगाते थे और नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रणाम मानते थे उनमें सबसे प्राचीन कौन सा था? हठ योग संबंधी ग्रंथ कौन सा था? घेरंड संहिता और शिव संहिता। तो शिव संहिता और घेरंड संहिता। गोरखनाथ द्वारा रचित कृतियाँ, ये भी पूछा जाता है। गोरखनाथ के द्वारा हठ योग इनने लिखा है। ठीक है। गोरक्षक नाथ लिखा है, ज्ञानामृत लिखा है, और गौर संकल्प आदि लिखा है। इधर जैन साहित्य में देख लीजिए, जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। और जैन साहित्य मतलब क्या है? जैन धर्म की स्थापना किसने की है? महावीर स्वामी ने की है। और महावीर स्वामी कितने नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। कितने जैन तीर्थकार हुए? इनसे पहले 23 और हुए हैं। और ऋषभ देव कौन से नंबर के हैं? पहले नंबर के हैं। ये सारी बातें याद रखना है। तो जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं और जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई जाती है। आदिकला में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का और अतिरंजित वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? जो 84 सिद्धों की बात की जाती है, सिद्ध कितने बताए थे? हमने दूसरी वीडियो में बताया था। 84 सिद्ध बताए थे, 84 सिद्ध बताए थे। तो इसमें सारंगधर का नाम नहीं आता है, जबकि विरूपा और कलहड़पा और कुकुरपा। हाँ, हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है कि 84 सिद्धों के नाम याद रखना थोड़ा कठिन है। ठीक है। जीआईसी प्रवक्ता 2012 में इसको पूछा गया था कि इनमें से कौन 84 सिद्धों में नहीं आता। अब जब हमें 84 सिद्धों के नाम पता होंगे तभी तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन बहुत सरल पूछे जाते हैं और सारे टफ भी नहीं पूछे जाते हैं, सभी तरह के रहते हैं। फिलहाल खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी पॉजिटिव सोच के साथ करते रहिए। लगातार पढ़िए, रोज़ पढ़िए, क्योंकि समय आपके लिए बहुत कम है। अगर सिलेक्शन लेना है, अध्यापक या अध्यापिकाएँ बनना है, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझसे ही पढ़िए, बहुत सारे चैनल हैं, आप किसी से पढ़िए, पर लगातार मन लगा के पढ़िए और किताबों से भी पढ़िए। ठीक है। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी।